सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 जिसका नाम मेरा छात्र जीवन है पढ़ने जा रहे हैं। यह लेख हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी ने स्वयं लिखा है। इसमें उन्होंने अपने छात्र जीवन का वर्णन किया है। उनके छात्र जीवन के वर्णन में इतनी सच्चाई है कि हम भी उनसे यह शिक्षा ले सकते हैं कि जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर कैसे एक दिन हम बड़े आदमी बन सकते हैं। इसमें गांधी जी ने बताया है कि शिक्षकों के प्रति प्रेम भावना हमेशा मैं प्रकट करता रहा। हर साल माँ बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते अर्थात सबूत भेजे जाते थे। उनमें कभी मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे अर्थात दूसरी कक्षा के बाद तो इनाम भी प्राप्त करे और 5वें तथा 6ठे दर्जे में अर्थात 5वीं और 6ठी कक्षा में तो क्रमशः 4 रुपये और 15 रुपये मासिक छात्रवृत्तियां अर्थात स्कॉलरशिप भी मिली थी। छात्रवृत्तियां मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा भाग्य ने अधिक सहायता की। छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में गुजरात के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे। अपनी तरह से मुझे याद आता है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य अर्थात गांधी जी को खुद पर हैरानी होती थी। गांधी जी बताते हैं कि परंतु एक भूल जिसकी मैं आज तक सजा पा रहा हूँ वह है मेरा सुलेख अच्छा नहीं होना। यहाँ गांधी जी समझाना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हमारी जो है हैंड राइटिंग या हमारा सुलेख बहुत सुंदर होना चाहिए। पढ़ाई में सुलेख होना आवश्यक नहीं, यह कुबुद्धि अर्थात बुरे विचार मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गए, जो ठेठ विलायत अर्थात विदेश जाने तक रही। खासकर दक्षिण अफ्रीका में जहाँ वकीलों और वहाँ जन्मे और पढ़े युवकों के मोती की तरह अक्षर अर्थात बहुत सुंदर सुलेख देखे, तब मैं बहुत लजाया अर्थात बहुत शर्म आई और पछतावा भी हुआ। मैंने देखा कि लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। मैंने पीछे अपने लेख को सुधारने की कोशिश की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी कब चढ़ती है अर्थात छोटी उम्र में ही जो सीख लिया जाए वो सही रहता है, बाद में अपने सुलेख को सुधारना मुश्किल है। जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की अर्थात जिस बात को मैंने इग्नोर किया उसे फिर से मैं आज तक न सुधार सका। हर एक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरण से चेतें अर्थात जागें, समझें कि सुलेख जो है शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। लेख सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है अर्थात लिखने की कला बहुत आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला अर्थात रचना कला अर्थात अक्षरों को लिखने की रचना हमें आनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों की भी पहचान लेता है। और जब आलेखन कला अर्थात रचना सीखकर चित्र इत्यादि बनाना सीख जाता है और तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर सुंदर हो जाते हैं। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि में सब रटना था। यह विषय भी 4थी कक्षा से शुरू होता है। 6ठी कक्षा में जाकर मेरा तो दिल बैठ गया। संस्कृत के शिक्षक बड़े सरल अर्थात सीधे थे। विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा होगा। संस्कृत और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती अर्थात प्रतियोगिता रहती। फारसी वर्ग
के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी लोग आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल अर्थात आसान है और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। विद्यार्थी जितना पाठ याद करता उतने पर ही वे निभा लेते। सरल होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। संस्कृत शिक्षक को इससे बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यह तो सोचो कि तुम किसके लड़की हो। धर्म की भाषा तुम पढ़ना नहीं चाहते। तुमको जो कठिनाई है वो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो इसमें रस की घूंटें मिलेगी अर्थात आनंद मिलेगा। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ और शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्ण शंकर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह नहीं ले पाता। क्योंकि मुझे इस बात का पश्चाताप अर्थात पछतावा रहता कि मैं संस्कृत अधिक न पढ़ सका। क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। मैं यही मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि विधि पूर्वक अर्थात उचित ढंग से भाषाएं पढ़ाई जाएं और सब विषयों का अंग्रेजी के द्वारा अनुवाद करने का बोझ हम पर न हो तो ये भाषाएं भार मालूम नहीं पड़ेंगी, बल्कि उनमें बड़ा रस अर्थात आनंद आने लगेगा। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक अर्थात अच्छे से सीख लेता है, उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से यानी आसानी से हो जाता है। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती और संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यही उर्दू, फारसी और अरबी के लिए भी कह सकते हैं। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा न मिली। जो चीज़ें शिक्षकों के पास सहज ही मिलनी चाहिए यानी आसानी से ही मिलनी चाहिए थी, वे नहीं मिली। फिर भी वातावरण से तो कुछ न कुछ धर्म की प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थात विस्तृत अर्थ लेना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय अर्थ या मतलब आत्मज्ञान से है। मैं अच्छी तरह से इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पढ़े शुभ अशुभ सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 जिसका नाम मेरा छात्र जीवन है पढ़ने जा रहे हैं। यह लेख हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी ने स्वयं लिखा है। इसमें उन्होंने अपने छात्र जीवन का वर्णन किया है। उनके छात्र जीवन के वर्णन में इतनी सच्चाई है कि हम भी उनसे यह शिक्षा ले सकते हैं कि जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर कैसे एक दिन हम बड़े आदमी बन सकते हैं। इसमें गांधी जी ने बताया है कि शिक्षकों